सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और नियमित आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बाज करते हुए इसको जन जन तक जरूर पहुंचा रहे होंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें, 24 सितंबर 1932 को यहाँ पर पूना पैक्ट होता है और महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच एक बड़ा यहाँ पर सुलह समझौता होता है, जिसे बहुत प्रमुख मांगे अस्पृश्यों से संबंधित बाबा साहब रखते हैं और उन कई मांगों को यहाँ पर मान लिया जाता है। हालांकि आपको बता दें, 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड में अस्पृश्यों को दोहरा मताधिकार मिला था, पृथक चुनाव क्षेत्र का जो अधिकार मिला था, उसको यहाँ पर गंवाना पड़ा। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 से शुरू किया, जो कि 24 सितंबर 1932 तक चला और उनका ध्येय सिर्फ इतना था कि कम्युनल अवार्ड से मिला हुआ ये पृथक चुनाव क्षेत्र किसी तरह से रद्द हो जाए। उसकी जगह एक नई कार्ययोजना जब बाबा साहब ने रखी तो उस नई कार्ययोजना पर सहमति बनी और सहमति के उपरांत उन्होंने आमरण अनशन यानी कि महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे 25 सितंबर 1932 की घटना। 25 सितंबर 1932 को क्या कुछ होता है, जो यहाँ पर सहमति हुई उस पर क्या कुछ विचार विमर्श करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी और बहुत सारे हिंदू नेता यहाँ पर मौजूद थे। इन सभी नेताओं का एक संयुक्त मीटिंग होती है और इस मीटिंग में क्या क्या विचार अपने रखते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि ये पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, यदि वो प्रतिक्रिया आप जानने के इच्छुक हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको जरूर बात करना चाहिए। सम्मानित साथियों, अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है हमेशा की भांति स्थान बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है यहाँ पर पूना समझौता, यानी कि पुणे समझौता बंधनकारी मानकर स्पृश्य बंधु कार्य करें, ये बात बाबा साहब ने कहा। यानी कि जो स्पृश्य बंधु हैं वो पूना समझौता, पूना पैक्ट को बंधनकारी माने कि उसको हमें मानना ही मानना है, इस तरह की सोच उनकी होनी चाहिए। ये बात बाबा साहब अपने स्टेटमेंट में प्रमुख रूप से कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से हम लेकर उपस्थित हुए हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। पुणे में महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर में सुलह हुई और एक नया करारनामा तैयार किया गया। सभी हिंदू नेताओं की मंजूरी के बाद पिछले शनिवार को उस करारनामे पर स्पृश्य और अस्पृश्य नेताओं ने हस्ताक्षर किए। करारनामा मंजूर किए जाने के बाद मुंबई में सभी हिंदू नेता इकट्ठे हुए और रविवार 25 सितंबर 1932 के दिन कोर्ट स्थित इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन के हॉल में मुंबई नागरिक इमरजेंसी काउंसिल की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दोपहर में बैठक बुलाकर समझौते को मंजूरी दी गई। पहले परिषद के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय का भाषण हुआ। सबसे पहला जो स्पीच है वो पंडित मदन मोहन मालवीय का होता है। वो क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर, ये देखने लायक है। करारनामा तैयार करने में जिन लोगों ने पूरा सहयोग दिया उन सभी के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। हालांकि अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उन्होंने प्रमुखता से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के सहकार के बगैर इस प्रकार की सुलह होना बहुत मुश्किल था। करारनामे की धाराओं के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि स्पृश्य हिंदुओं पर उसे पूरा कर दिखाने की बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। 25 लाख का फंड, इस बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं। अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए धन की बड़ी जरूरत है। देश भर में जागृति की सारी कोशिशें बिना पैसे के व्यर्थ होंगी। इस कार्य के लिए एक छोटी कमेटी का गठन कर उस कमेटी के जरिए कम से कम 25 लाख रुपयों का फंड इकट्ठा करना होगा। अगले 3-4 महीनों में प्रत्यक्ष कार्य कर अपने हिंदू धर्म का तेज बढ़ाना, अपने दलित बंधुओं के जरिए सभी समान अधिकार उपलब्ध कराकर देना और अपने मन को शुद्ध कर उच्च नीचता के भाव को जड़ से उखाड़ फेंकना
आदि काम तुरंत हाथ में लेना जरूरी है। संकल्प वास्तव में बहुत अच्छा था सम्मानित साथियों। इतना अच्छा संकल्प था कि अगले 3-4 महीनों में प्रत्यक्ष कार्य कर, डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट की बात नहीं यहाँ पे है, और इस कार्य को संपन्न कर पूरे देश में अस्पृश्यता को खत्म करने का संकल्प लिया। लेकिन क्या यह संभव हो पाया? आज आज़ादी के 75 साल बाद भी, और जब ये समझौता हुआ यहाँ पर, जब ये संकल्प व्यक्त किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय की तरफ से, आज 90 साल हो गए लगभग। उसके बावजूद क्या वास्तव में हम कह सकते हैं कि ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया? ये अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग इस पे सहमत नजर आते हैं, लेकिन एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाना ये क्या दर्शाता है? ये निश्चित रूप से विचारणीय है कि यदि ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया तो ऐसी घटना क्यों होती है? अभी भी अस्पृश्य, जिनको समाज कहा जाता है, वर्तमान में संवैधानिक कैटेगरी SC ST कहा जाता है, OBC कहा जाता है, पिछड़े वर्ग को, उसके द्वारा यदि कुछ सम्मानजनक चीज़ें करी जाती हैं, मूछें रखाने पर उसका गला काट देना, घड़े छू लेने के बाद उसकी हत्या कर देना, इस तरह की घटनाएं आए दिन आप अखबारों के माध्यम से पढ़ते होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो संकल्प वहाँ व्यक्त किया गया और जिस तरह से कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई गई, वो निश्चित रूप से किया नहीं गया होगा, यही स्पष्ट है। आइए आगे देखते हैं क्या कुछ कहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। अपने समाज से अस्पृश्यता को यदि जड़ से मिटा देना हो तो इस बात को हमेशा याद रखें कि अस्पृश्यता को जड़ से मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। अभी हम लोगों ने जो 20 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 का जो घटनाक्रम देखा, जिसमें महात्मा गांधी ने प्राणों की बाजी लगाई, लेकिन वो प्राणों की बाजी दलितों को, अस्पृश्यों को जो अधिकार कम्युनल अवार्ड में मिला था पृथक चुनाव क्षेत्र, वो खत्म हो जाए, इसलिए प्राणों की बाजी लगाई थी। ये हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है, देखा है, समझा है। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय ये कहते हैं कि अस्पृश्यता को जड़ से मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने प्राणों की बाजी लगा दी। और मुझे याद नहीं आ रहा कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन क्या कभी उन्होंने आमरण अनशन किया? लेकिन दलितों, अस्पृश्यों को मिले हुए अधिकार को छीनने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी जरूर लगा दी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कहते हैं। पंडित जी के दिल को छू लेने वाले भाषण के बाद पुणे में हुए समझौते को मंजूरी वाला मुख्य प्रस्ताव सेठ मथुरादास वसंत जी खिमजी ने पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पुणे में हुए समझौते को मंजूरी देने में अब अंग्रेज सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए और महात्मा गांधी के स्वास्थ्य की गंभीर दशा को ध्यान में रखते हुए तुरंत मंजूरी का टेलीग्राम भेज देना चाहिए। इस प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए सर तेज बहादुर सप्रू बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस समझौते का सारा कार्य पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ है। पंडित जी ने अपनी कर्मठता को एक तरफ कर बदलते समय के अनुसार चलने का जो मनोधैर्य दिखाया है वह कई मायनों में अलौकिक है। हम सबको इस तरह की नीति अपनानी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस विलय के बहुत सारा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी देना होगा। अपने समाज के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ने का जो धैर्य उन्होंने दिखाया और जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का जो परिचय दिया है वह अभिनंदन के योग्य है। उनके धैर्य को देखते हुए लगता है कि वे अस्पृश्यों के ही नहीं बल्कि भावी भारत के धैर्यशील नेता बनेंगे। भावी भारत के धैर्यशील नेता बनेंगे, 1932 में बात हो रही है। और हम कह सकते हैं बाबा साहब ने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत के उत्थान के लिए, अस्पृश्यों के उत्थान के लिए, समाज का एक शोषित दलित पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन
भारत का एक सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। आप सभी जानते हैं कि भारत रत्न बाबा साहब को कब मिला। 1990 में भारत रत्न मिलता है बाबा साहब को। यानी कि क्या तब तक एहसास नहीं किया गया भारत के नेताओं को कि बाबा साहब इतने बड़े लीडर्स होने के बावजूद भारत रत्न इतने विलंब से क्यों, उनके जीवित रहते क्यों नहीं मिला। बहुत सारी जो बातें हैं जिन पे हमें विचार करना जरूरी लगता है। इसीलिए आगे हम सबको मिलजुल कर रहना होगा और जो कार्य हाथ में लिया है उसे पार लगाने में, उसमें विजयी होने के लिए जी जान से कोशिश करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए, तब तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व के हालात और आज के हालात देखकर मुझे सब कुछ सपने जैसा लगता है। उस वक्त एक ओर मुझे महात्मा गांधी जी के प्राणों पर आंच नहीं आने देनी थी, तो दूसरी तरफ जान की बाजी लगाकर अपने समाज बंधुओं के हितों की रक्षा करनी थी। एक तरफ महात्मा गांधी अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, दलितों को मिला कम्युनल अवार्ड में अधिकार पृथक चुनाव क्षेत्र छीनने के लिए। दूसरी तरफ बाबा साहब अपने समाज बंधुओं के हितों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा रहे थे। इस संकट से पार पा सकूंगा इस बारे में मुझे आशंका नहीं थी। यानी कि बाबा साहब इतने दृढ़ संकल्पित थे कि मुझे इस बात की आशंका नहीं थी कि हम इस संकट से पार पाएंगे, अर्थात इस संकट से हम जरूर पार पाएंगे, इस तरह का आत्मविश्वास था बाबा साहब कहते हैं। लेकिन स्थिति की गंभीरता को भांपकर सभी हिंदू नेताओं ने जो संतुलित सोच और सहयोग की नीति अपनाई, उसके कारण इस समस्या का संतोषजनक हल पाना आसान हुआ। इसकी मुझे बहुत खुशी है। सुलह की इस बातचीत का हल पाने का सारा श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। मेरी सभी मांगों को स्वीकार कर आखिर गांधी जी ने मेरा ही अभिनंदन किया, इसका मुझे बड़ा अचरज है। यह एक तरह से सुलह ही थी, जिसका दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ही अगर महात्मा गांधी जी स्वीकार कर लेते तो इस तरह के कठिन और गंभीर हालात कभी भी पैदा नहीं होते। बाबा साहब कहते हैं कि जो शर्तें आज हमने पूना पैक्ट में रखी हैं और उन सभी शर्तों पर महात्मा गांधी ने अपनी सहमति दे दी है, यदि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब अल्पसंख्यक कमेटी बनी थी, वहाँ पर महात्मा गांधी यदि हमारी इन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि हमने वहाँ रखी थी इन शर्तों को, और इन्हें कम्युनल अवार्ड में सम्मिलित भी किया गया। ऐसा नहीं कि कम्युनल अवार्ड में सिर्फ दोहरा मताधिकार की बात की गई थी। कम्युनल अवार्ड में वो सारी चीज़ें जो आज अस्पृश्य, जो उस समय अस्पृश्य थे, SC ST OBC को इस समय मिल रहा अधिकार, वो सारे कम्युनल अवार्ड में थे, लेकिन उसको नए रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि महात्मा गांधी यदि उस समय यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमारी इन शर्तों को मान लेते तो ये इतनी गंभीर स्थिति पैदा ही नहीं होती। खैर, इस समझौते को मान्यता देने में मुझे बड़ी खुशी है। मेरे स्पृश्य बंधु इस समझौते को स्वीकार कर उस पर अमल करेंगे तो मुझे और मेरे समाज का बहुत अधिक आनंद होगा। महात्मा गांधी के अलावा इस समझौते का श्रेय सर तेज बहादुर सप्रू, पंडित मालवीय और C राजगोपालाचारी को देना भी मुझे उचित लगता है। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के बाद राव बहादुर राजा और मिस्टर के नटराजन के भाषण हुए। आखिर में C राजगोपालाचारी ने आभार व्यक्त किया। आगे किए जाने वाले विधेयक कार्यों की कमेटी के गठन के सारे अधिकार अध्यक्ष को हों। इस पर सेठ मथुरादास बसंत जी की सूचना को सभा की मंजूरी मिलने के बाद परिषद बर्खास्त हुई। प्रश्न है यहाँ पर, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अस्पृश्यता निर्मूलन एवं देश भर में जागृति के लिए कितने फंड इकट्ठा करने की आवश्यकता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। दूसरा प्रश्न है, सर तेज बहादुर सप्रू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में क्या कहा? तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इनमें से किसी एक प्रश्न का आप जवाब देते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को विधिवत समझा है, और इसके लिए हम आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा यहाँ पर 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की गई है।
आप सभी के सहयोग से, सभी मिशनरी साथियों के सहयोग से ये इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और यदि आप चाहते हैं कि ये वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार हो तो आपका भी अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। और निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत अच्छा आपको लगा होगा। और आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।